हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम इनटू दिस सेशन ऑफ नीट एग्जाम फेवरेट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज नीट एग्जामिनेशन इज कंसीडर्ड. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आवर फॉर्मूला शीट. सो ये एक फॉर्मूला शीट है या एक ब्लूप्रिंट है, एंड इट कंटेन्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने एनालाइज किए हैं व्हाइल गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर, जिन पे रिपीटेडली बहुत क्वेश्चंस पूछे गए. यस, सो द फर्स्ट टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या उसको आप बोलते हैं TIR, राइट. नाउ व्हाट डू वी नो अबाउट TIR, व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट TIR. देखिए, TIR पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस ओवर द ईयर पूछे गए हैं, और रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है इस टॉपिक से. ठीक है, तो व्हाट शुड वी नो. देखिए, ये आपके सामने एक सेटअप है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये रे आपकी, दिस रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. ठीक है, ये रे कहाँ से कहाँ जा रही है. दिस रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. तो जब आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट दैट नीड्स टू बी नोटेड इज दैट द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. नाउ अगर किसी एक नॉर्मल एंगल पे आप रे को इंसिडेंट करेंगे, ये लाइट रे है, ये θ1 एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, एज इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड करेगी. सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. θ1 आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, θ2 आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, जहां पे θ1 जो है, θ1 इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल. ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस θ1 इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल θc. ओके, व्हाट इज हैपनिंग नाउ दैट आपने सेम लाइट को θc पे इंसिडेंट करा. यहाँ पे θc क्या है, θc क्रिटिकल एंगल है. ठीक है, वाइल गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, आप अगर लाइट को θc यानी क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, इट ग्रेजेस द सरफेस. जैसा कि आपको दिख रहा है, रिफ्रैक्टेड रे क्या कर रही है, सरफेस को ग्रेस कर रही है. ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट पे भी नीट ने एक न्यूमेरिकल पूछा है. नीट ने क्या पूछा है, नीट ने पूछा है इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियन कॉन्टैक्ट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यानी क्रिटिकल एंगल के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी नीट ने पूछी है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिफ्रैक्टेड रे का एंगल आप नॉर्मल के साथ लेंगे, तो नॉर्मल टू द इंटरफेस ये है, रिफ्रैक्टेड रे ये है. जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल होने वाला है वो कितना है, 90 डिग्रीज, राइट. सो फॉर दिस क्वेश्चन जो नीट 2019 में पूछा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो जब आप क्रिटिकल एंगल पे चीजें लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, द रिफ्रैक्टेड रे ग्रेसेस द सरफेस. नाउ व्हाट विल हैपन, जब आप एक इंसिडेंट एंगल θ1 लेंगे विच विल बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अब क्या होगा, अब रेज रिफ्रैक्ट होना बंद कर देंगी. आप देख सकते हैं, रे बाहर नहीं जा रही है, रे विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग. अब स्टार्ट हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कोई भी रे बाहर रिफ्रैक्ट नहीं होगी. ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन θ1 इज ग्रेटर देन θc, और ये रहा θc का कंडीशन. ठीक है, अच्छा, θc की कंडीशन में यहाँ पे आप, अगर मैं इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, तो व्हाट आई कैन राइट इज दैट इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है. सो आई कैन राइट दैट n1 साइन ऑफ θc शुड बी इक्वल टू n2 into sine of 90 degree. Snell's law, mu into sine theta should be equal to constant. So I can write sine theta c to be equal to n2 by n1. राइट, साइन थीटा सी को आप क्या लिख सकते हैं, n2 by n1 लिख सकते हैं. ओके, सो थीटा सी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n2 by n1. ओके, तो इस तरीके से आप क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट भी कर सकते हैं फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया. ठीक है, अब इस पे किस तरह के न्यूमेरिकल पूछेगा, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जो आपके सामने, यहाँ पे क्या है, लाइट ट्रेवल्स द डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम. अब मुझे इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल निकालना है. ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, इट इज इक्वल टू c अपॉन v. व्हाट इज c, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, दैट इज इक्वल टू c अपॉन v. c स्पीड ऑफ लाइट है और v उस मीडियम में लाइट की स्पीड है. ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर. ठीक है, तो मान लीजिए ये एयर है, तो यहाँ पे लाइट x डिस्टेंस कवर करती है टाइम t1 में, एंड इट कवर्स 10x इन टाइम t2. सो इसको मैं डेंसर मीडियम मान लेता हूँ, इसको मैं डेंसर मीडियम कह लेता हूँ. सो यहाँ पे लाइट 10x कवर करती है इन टाइम t2. ठीक है, तो अगर मैं रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं, इट विल बी इक्वल टू c अपॉन v. अब स्पीड ऑफ लाइट कैसे लिखेंगे यहाँ पे इस मीडियम में, तो डिस्टेंस कवर्ड इज x इन टाइम t1. सो इसको मैं कहीं और लिख देता हूँ. अगर मैं म्यू रेयर लिखूं, म्यू रेयर इट विल बी इक्वल टू c अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इज x इन टाइम t1. सो इट विल बी इक्वल टू c t1 बाय x, राइट. और म्यू डेंसर अगर मैं लिखूं, म्यू डेंसर कितना हो जाएगा, अगेन c बाय v, बट फॉर द डेंसर द डिस्टेंस कवर्ड इज 10x इन टाइम t2. सो t2 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा. ठीक है,
तो ये हो गया CT2/10x, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। हम सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करने के लिए। तो क्रिटिकल एंगल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू कैन राइट इज दैट, आप लिख सकते हैं म्यू डेंसर, यानी म्यू डेंसर इनटू साइन ऑफ थीटा सी शुड बी इक्वल टू म्यू रेयरर इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री, यानी साइन 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब म्यू डेंसर आपको कैलकुलेट करना है। म्यू डेंसर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, CT2/10x साइन ऑफ थीटा सी, it is equal to mu rarer. What is the value of mu rarer? It is CT1/x. So CT1/x into 1. So this C and C will cancel. So from here, sin theta C, it is coming out to be equal to 10 T1/T2, or theta C can be written as sin inverse of 10 T1/T2. Sin inverse 10 T1/T2, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप TIR के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला इट इज इक्वल टू 1/f, इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। यहाँ पे हम फोकल लेंथ ऑफ लेंस को उसके दिस फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सरफेस कर्वेचर, ठीक है। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, और इस तरीके के क्वेश्चंस ओवर द इयर्स पूछे गए हैं रिगार्डिंग दिस लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला अगर मैं आपके सामने लिखूं, लेंस मेकर फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, सी इट कैन बी रिटन एज 1/f, इट इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं दिस 1, अच्छा इस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि लेंस के दोनों साइड का मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब भी इस लेंस मेकर फॉर्मूला को आप यूज करेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि लेंस के दोनों साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सेम होगा। जैसा कि फॉर दिस पार्ट यू कैन से दैट जो मीडियम है, यानी जो म्यू मीडियम है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, इसकी वैल्यू आपको गिवन है n1, और जो म्यू लेंस है इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, n2 गिवन है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लिखते हैं, लाइट की डायरेक्शन में लाइट की डायरेक्शन ये है, लाइट की डायरेक्शन ये है, तो लाइट की डायरेक्शन में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ लाई करेगा, यानी r1 विल बी पॉजिटिव, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में लाई करेगा, यानी r2 विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव डिटरमाइन करेंगे। और लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f, इट इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अच्छा चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए लेंस के बारे में, वो क्या है, पावर इट इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर्स। जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करें आप हमेशा ध्यान रखें कि जो फोकल लेंथ होती है इट शुड बी पुट इन मीटर्स, ठीक है। तो पावर इट इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ, जिसमें फोकल लेंथ आपको किसमें पुट करनी है, मीटर्स में। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है। आइए इस पे बेस न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5 देन द पावर ऑफ लेंस इज, ओके। सो इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम आपसे कह रहा है कि यू हैव अ बाइकॉन्वेक्स लेंस, यानी बाइकॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा लेंस है आपके पास, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो इसका इस तरफ का 20 सेंटीमीटर है और इस तरफ का भी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस गिवन है 1.5। अगर कुछ मीडियम के बारे में कुछ नहीं कहा तो मैं इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मान लूंगा और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना लूंगा, मैं 1 लूंगा। अब मैं लेंस मेकर फॉर्मूला लगाता हूं तो 1/f इट शुड बी इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 into 1/r1. So this r1 is equal to 20, so ये पॉजिटिव होगा 1/20 माइनस, नाउ दिस 20 विल बी नेगेटिव, क्योंकि हमने इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ माइनस 1/20, ठीक है। सो इट बिकम्स म्यू लेंस इज व्हाट, म्यू लेंस इज 1.5, म्यू मीडियम 1 है तो 1.5 माइनस 1 इंटू 1/20 प्लस 1/20 दैट इज 2/20, राइट। सो इट इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इज 0.5, यानी 1/2 इंटू 2/20, यानी 1/20, यानी फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1/f की वैल्यू है, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है, फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है 20 सेंटीमीटर, यानी आप लिख सकते हैं इसको 1/5 ऑफ मीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पावर। पावर के लिए आप फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में पुट करेंगे, तो पावर विल बी इक्वल टू 5 + 5 + 5 डायोप्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं। f की वैल्यू 1/5 है, तो 1/f की वैल्यू कितनी होगी, 5, यानी पावर कितनी होगी, +5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, राइट। एक और क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके पावर निकलवा है, यहाँ पे आपको पावर और रेडियस ऑफ कर्वेचर देके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवा रहे हैं। सिमिलर फॉर्मूला आपको यूज करना है, और सिर्फ उसी तरीके से आपको बाइकॉन्वेक्स लेंस भी आपको गिवन है। पावर 10 डायोप्टर गिवन है
और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लेंस में आपसे बहुत पूछा जाता है वो है कटिंग ऑफ लेंस। लेंस की कटिंग से क्या फर्क पड़ता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस लेंस को हमने इस तरीके, ये जो लेंस आपके सामने दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग, दिस लेंस इज कट अलोंग दिस प्लेन। इस लेंस को हमने इस प्लेन के अलोंग कट किया है, ठीक है। तो अगर आप लेंस को इस प्लेन के अलोंग कट करेंगे तो आपको ऐसे दो पार्ट मिलेंगे, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ठीक है। नाउ हैव अ लुक फॉर दिस पार्ट। For this part, I can write that this part has a focal length 1 by f. It is equal to mu minus 1. Again, इसका refractive index of mu मान लीजिए medium का 1, mu minus 1 into 1 by r minus of minus 1 by r, that is 2 by r. ठीक है, इसका focal length आप ऐसे लिखेंगे. What about the focal length of this part? It can be done as 1 by f prime. It will be equal to again mu minus 1 because lens का तो mu ही है, mu minus 1 into now we are talking about this curvature, so इसका radius of curvature r ही होगा, so 1 by r with a positive sign minus ये plane surface है, plane surface का कितना होगा infinity, so 1 by r minus 1 by infinity, right? तो ये कितना बन गया, ये 1 by f prime कितना बन गया, 1 by f prime it is equal to mu minus 1 by r. This f prime, the focal length of this f prime, it is equal to 2 times of f. जैसा कि आप देख सकते हैं ये f prime यहाँ से, f prime की वैल्यू यहाँ से आएगी, f की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो 2 times of f. तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस हो गई, और पावर कितनी हो जाएगी, पावर हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपने फोकल लेंथ को अगर डबल किया है तो पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अगर लेंस को आप इस प्लेन के लॉन्ग कट कर रहे हैं, इस प्लेन का लॉन्ग कट करें, सो दैट आपको ऐसे दो पार्ट मिल रहे हैं, तो हर एक पार्ट का जो फोकल लेंथ होगा वो ट्वाइस हो जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। बट दिस इज नॉट द ओनली वे टू कट, कटिंग कैन बी डन लाइक दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस कट किया, हमने इस प्लेन के अलॉन्ग कट किया है। जब आप इस प्लेन के अलॉन्ग कट करेंगे तो आपको ऐसे दो पार्ट मिलेंगे, ठीक है। अगेन इसका फोकल लेंथ आप कैसे लिखेंगे, इसका फोकल लेंथ आप सिंपली लिख सकते हैं 1 by f, इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2 by r, ठीक है ना। अज्यूमिंग दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है। सिमिलरली इसका आप जब लिखेंगे इसका भी सेम ही आएगा, 1 by f प्राइम इट विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2 by r, ठीक है। तो इस अगर आप लेंस को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा, ना पावर पे कोई फर्क पड़ेगा। तो यहाँ भी पावर और फोकल लेंथ f और p है, बट इस केस में फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, पावर कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि नीट ने कैसे क्वेश्चन पूछा है। नीट के क्वेश्चन के हिसाब से यू हैव अ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, उसका पावर आपको गिवन है, उसका पावर है p. इट इज कट इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स बाय प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है कि आप कटिंग इसके अलोंग कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इसके अलोंग कट करेंगे आपको पता है ना तो पावर में कोई चेंज आएगा, ना फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा, ठीक है। तो इनिशियली अगर लेंस की पावर p है तो कट करने के बाद भी हर एक पार्ट की पावर कितनी रहने वाली है, p ही रहने वाली है, ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, अगर लेंसेज आपस में पास में रखे हुए तो व्हाट यू कैन राइट दैट 1 by f इट इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2, ठीक है। और पावर क्या होता है, पावर इट इज इक्वल टू p1 प्लस p2 अगर दे आर केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस उनके बीच में तब आप ये फॉर्मुला यूज नहीं कर सकते हैं, तब इसमें एक टर्म और ऐड होता है। बट अगर वो बहुत क्लोजली रखें तो देन यू कैन यूज दिस फॉर्मुला एंड इट इज कमिंग फ्रॉम दिस ओनली। अगर पावर इट इज इक्वल टू p1 प्लस p2 देन पावर कैन बी रिटन एज 1 by f, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मुला। नाउ नीट ने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, टू आइडेंटिकल ग्लास इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f आर केप्ट इन कांटेक्ट, द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद वाटर, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो ये रहा कुछ सेटअप, आपके पास दो इक्विकॉन्वेक्स लेंसेज हैं और उनके बीच के स्पेस को आपने वाटर से क्या कर दिया है, फिल कर दिया है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने सिस्टम। अब इस सिस्टम का आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। तो दिस सिस्टम कैन बी ट्रीटेड एज दिस, यानी इस लेंस को आप ऐसा मान सकते हैं, ये जो वाटर वाला लेंस है ये कॉन्केव लेंस बन गया है कुछ ऐसा, और अगेन ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। तो दीज थ्री लेंसेज कैन बी ट्रीटेड लाइक दिस। अब इनका जो मीडियम है, जिस मीडियम में कैप्ट है, इनको आप हमेशा 1 मान लें, ठीक है। लेट्स सपोज दैट द मीडियम इन विच दे आर कैप्ट इट इज इक्वल टू 1। ये मीडियम के रिलेटिव इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अज्यूम करें, ठीक है। तो जैसा कि आपको ग्लास गिवन है, सो इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। मीडियम इन विच इट इज कैप्ट कैन बी ट्रीटेड एज 1 एंड which is filled with water, यानी लेंस जो कॉन्केव लेंस इस वाटर से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3, और मीडियम जिसमें वो केप्ट है दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली वी कैन से फॉर दिस लेंस आल्सो 3/2। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो व्हाट आई कैन राइट इज, सो कॉन्सेप्ट ये है कि 1 by इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होगा इन तीनों लेंस का, इट विल बी इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2 प्लस 1 by f3, ठीक है। ये होगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर दिस पार्ट, लेट्स कैलकुलेट फॉर दिस पार्ट। So ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, so what I can write that 1 by f1 it is equal to 3/2 minus 1, that is 1/2 into 2 by r, so it will be equal to 1 by r, right? So what I can write is that 1 by f1 it is equal to 1 by f3, it is equal to 1 by r, right? Now let's move to the other part.
Okay. Now, according to the question, this 1 by f1, it is equal to 1 by f, and this 1 by f is equal to 1 by r. Now, let's calculate for this part. So, for this part, what I can write that 1 by f2, it is equal to, उसका refractive index कितना है? 4 by 3 minus 1, that will be equal to 1 by 3 into. Now, radius of curvature, so ये आप देख सकते हैं, this will be negative क्योंकि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है? I am taking this direction will be treated as positive. So this radius of curvature will be negative and this will be positive, right? So 1 by f2, it will be equal to mu minus 1, 4 by 3 minus 1, 1 by 3 into minus 1 by r and minus of plus 1 by r, right? So 1 by f2, it will be equal to minus 2 by 3 r, okay? Now 1 by f is equal to 1 by r, so this can be written as equal to minus 2 by 3f, ठीक है? Now just use this formula. So यहाँ पे आप values put करना है. So 1 by equivalent focal length is what we need to calculate. So 1 by equivalent focal length, it will be equal to 1 by f1. That is 1 by f1 and 1 by f3 are equal. So it will be equal to 2 by r plus minus 2 by 3r. And 1 by r is equal to 1 by f. So it will be equal to 2 by f minus 2 by 3f. So 2 by f आप common लें. 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. So this is 4 by 3f. इसका रेसिप्रोकल करेंगे, it will be equal to, यानी f equivalent की वैल्यू कितनी आ रही है? 3f by 4. 3f by 4, ऑप्शन 4 इज द गिवन आंसर, राइट? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो लेंसेज में जनरल प्रिज्म और थिन प्रिज्म की बात करेंगे. पहले जनरल प्रिज्म पे देखते हैं कितने क्वेश्चन आ गए. काफी क्वेश्चन पूछे गए ओवर द इयर्स जनरल प्रिज्म पे, ठीक है? ये रहा एक बेसिक सेटअप ऑफ प्रिज्म जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए. क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? जैसे यहाँ पे दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, सो ये एंगल आई विल बी नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, राइट? सिमिलरली R2 यहाँ पे एंगल है जिसपे R2 इज द एंगल जहाँ पे सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे रे इंसिडेंट हो रही है, एंड दिस E इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है? सो I R1 R2 E. R2 क्या है? R2 जब ये रे ऑफ लाइट जब सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो R2 उस टाइम पे इंसिडेंट एंगल है. E इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस. अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल, एंड दिस एंगल इज नोन एज द प्रिज्म एंगल जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है? अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन लिखना है डेल, सो डेल इट इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, और यहाँ पे A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है? नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट केस होता है. इसमें क्या इंपॉर्टेंट केस होता है? फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर अगर मैं मिनिमम डेविएशन की बात करूं, फॉर मिनिमम डेविएशन, इन दैट केस व्हाट यू कैन राइट दैट I इज इक्वल टू E, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. उसके अलावा R1 इज इक्वल टू R2, इट इज इक्वल टू A by 2, ठीक है? ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है? और इस केस में डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2i माइनस A, ठीक है? डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी आती है? 2i माइनस A होती है. और अगर मिनिमम डेविएशन का केस आपको गिवन है, उससे आपसे पूछा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे लेंस का. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू इट इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन ऑफ A by 2. एक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज जो आपको याद होनी चाहिए टू सॉल्व दिस. सो मिनिमम डेविएशन के केस में I इज इक्वल टू A, E R इज इक्वल टू R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A by 2, डेल मिनिमम इज 2i माइनस A, एंड म्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला sin A प्लस डेल m by 2 अपॉन sin A by 2. ये स्नेल्स लॉ आके इजीली आ जाता है, ठीक है? इस पे बेस क्या न्यूमेरिकल है? इस पे बेस न्यूमेरिकल है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस. सी इस पे बेस न्यूमेरिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज 45 डिग्री. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, यानी I की वैल्यू गिवन है. I इज गिवन टू you as 45 डिग्रीज, ठीक है? नाउ the angle of prism is 60 degree, so A is given to you as 60 degree, ठीक है? If the ray suffers minimum deviation to the prism, then the angle of minimum deviation is, so angle of minimum deviation तो simple है, del minimum 2i minus A होता है, तो 2 times of I is 45 into 2 90, and 90 minus 60 is what? 30 degree. So del minimum is 30 degrees, 30 degrees, okay. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत नहीं है. So if I want to calculate mu, see if I want to calculate mu, so mu can be termed as mu is equal to sin of A plus del minimum by 2 upon sin of A by 2, right? Now for our case you can say that del minimum was 30 and A was 60 degree, right? So let's put the value. So it will be equal to sin of A is what? A is 60 plus del minimum is 30 by 2
upon sin 60 by 2, that is sin 30. Right, 60 plus 30 is 90, 90 by 2 is 45, sin 45 is 1 by root 2 and sin 30 is 1 by 2. So refractive index कितना आ रहा है? Refractive index आ रहा है root 2. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा that will be equal to 30 डिग्री and root 2. ऑप्शन 3 will be the correct answer. ठीक है, हम थिन प्रिज्म की बात करते हैं. एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो थिन प्रिज्म है. थिन प्रिज्म पे भी काफी न्यूमेरिकल आते हैं. सो फॉर थिन प्रिज्म आप उसको थिन प्रिज्म बोलिए या स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म बोलिए. थिन प्रिज्म और स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म. ठीक है, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म. इस केस में जो आपका डेल होगा यानी जो डेविएशन होगा इट विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. ध्यान रखें, फॉर थिन प्रिज्म डेल विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. यहाँ पे डेल क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है. म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ए क्या है? प्रिज्म एंगल. जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, a horizontal ray of light is incident on a light right angle prism with prism angle 6 डिग्री. आपको दिख रहा है कि प्रिज्म एंगल क्या है? 6 डिग्री. यानी ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है या थिन एंगल प्रिज्म है. यानी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेल टू बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. Now, if refractive index of material prism is 1.5, then the angle of emergence will be. आपको angle of emergence निकालना है. ठीक है, चलिए निकालते हैं angle of emergence. So जैसा कि आपको सेटअप दिख रहा है यहाँ पे, right? So you can say that if I want to draw the setup, see if I want to draw this setup, it will be something like this. This is a right angle prism, right? And on this right angle prism, this ray is coming like this, okay? And this is the normal. Right, and this ray is going, it is going like this, okay? Now this angle is 90 degrees, right? And angle of prism is given, okay? So if this ray should have, if I have to draw, this ray should have gone like this, right? But it is going like this, so this angle will be the angle of deviation del, and this angle is I, right? This angle is I, so I can say that this whole angle, it will be equal to angle of emergence, right? And this much angle, okay, this much angle will be equal to angle I, right? Now this is 90, this angle is 90, this is 6. So what will be the value of this angle? So it will be equal to 180 degree minus 90 degree minus 6 degree. So 180 minus 90 is what? 90 minus 6 is what? 84 degrees. So this will be equal to 84 degrees. So this will be equal to 6 degrees. Now let's find out the delta. So let's find out delta. So delta, we'll use the formula mu minus 1 into a. So mu is what? 1.5. 1.5 minus 1 into a. So 1.5 minus 1 is what? 0.5. 0.5 into 6. That is 3 degree. So this delta is equal to 3 degrees, right? So we need to find angle of emergence. Angle of emergence for this case, E, it will be equal to I plus delta. So I is what? 6 degree. Angle of deviation is 3 degree. So 6 plus 3 is 9 degree. Angle of emergence is coming out to be equal to 9 degree. Option 3 is the correct answer to this problem, right? आज चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, दैट इज टेलीस्कोप. टेलीस्कोप पे काफी सवाल पूछे गए ओवर द ईयर, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी सारे सवाल टेलीस्कोप पे पूछे गए, ठीक है. और मैक्सिमम केस इज फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ द टेलीस्कोप. टेलीस्कोप के नॉर्मल एडजस्टमेंट पे काफी क्वेश्चन पूछे गए, जहाँ पे फाइनल इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे. ये रहा टेलीस्कोप का एक बेसिक सेटअप. दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, राइट, एंड दिस इज योर आईपीस, राइट. एंड फॉर द टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव इज मच ग्रेटर देन द आईपीस. ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर होता है, जो डायमीटर होता है, वो आईपीस से काफी बड़ा होता है, ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइनल इमेज बन रही है, वो कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है. यानी दिस इज द केस फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट. ये कौन सा केस है? ये केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट का. ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है FO और आईपीस का फोकल लेंथ है FE. सो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन कितना होता है? FO प्लस FE होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं FO प्लस FE. और नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में अगर आप मैग्निफिकेशन लिखना चाहते हैं, सो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू FO बाय FE, ठीक है. ओके, सो दिस इज ऑब्जेक्टिव. आईपीस, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर और डायमीटर बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू आईपीस. लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, इट विल बी इक्वल टू FO बाय FE. और जो मैग्निफिकेशन होगा इट विल बी इक्वल टू FO अपॉन FE. नाउ हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. Astronomical refracting telescope is being used by observer to observe planet in normal adjustment. Normal adjustment की बात चल रही है. आपको ऑब्जेक्टिव और आईपीस का फोकल लेंथ 20 and 2 सेंटीमीटर के बने, और आपको इस पे बेस कुछ स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं. सो लेट्स कंसीडर द स्टेटमेंट. सो पहला स्टेटमेंट कहता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज 20.02. सो देखिए, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको गिवन है 20 मीटर और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर. कैन बी रिटन एज 0.02 मीटर, ठीक है. तो जैसा कि मैंने बोला, दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन कितना होता है? FO प्लस FE होता है. तो ये लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द टू, इट विल बी इक्वल टू 20 प्लस 0.02, यानी 20.02 मीटर. बिल्कुल सही बात है. दिस वन इज राइट. मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? FO बाय FE. सो इट विल बी इक्वल टू 20
over 2 by 100, 0.02. So 2 से 2 cancel कर दीजिए, it is coming out to be equal to 1000 and that with a negative sign. It is minus FO by FE, right? So it will be equal to minus 1000. हम magnitude की बात कर रहे थे, but it will come with a negative sign. This one is right. Image of the planet is erect and diminished. So image of the planet जो होगा, it will not be erect. ये पहली बात, erect नहीं होगा. हम refracting telescope की बात कर रहे हैं. Reflecting के केस में erect image बनती है, but refracting के केस में image erect नहीं बनती है. So this one is wrong. The aperture of eyepiece is smaller than that of objective. This one is right. eyepiece का जो aperture होगा, eyepiece का जो diameter होगा, objective के मुकाबले क्या होगा, छोटा होगा. So this one is right. Correct statement कौन से हैं? A, B and D. A, B and D यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. एक स्मॉल टेलीस्कोप है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ गिवन है, आईपीस का फोकल लेंथ गिवन है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब है नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात चल रही है. आपसे मैग्नीफिकेशन पूछ रहे हैं, आप सीधा इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, FO by FE एंड यू विल गेट योर आंसर. So dear students, with this we'll end our lecture of this NEET exam favorite. I hope आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो. Thank you very much for watching the video.